जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू पूरा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, जिसमें मैं कंपाइल करके आपके सामने सारी डिटेलिंग लेकर के आता हूं। तो आज है 25 अगस्त, जो कि आपको यहाँ पे द हिंदू की सारी बैकग्राउंड डिटेलिंग यहाँ पे दी जाएगी। आपको बता दें यहाँ पे क्या क्या मैं कवर करता हूँ। जो भी नए नए बच्चे जुड़ते हैं उनको ये बातें पता होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे डेली करंट अफेयर दी जाती है, साथ ही साथ जो भी इम्पोर्टेंट मैप की डिटेलिंग इम्पोर्टेंट होती है प्रतिदिन वो दे दी जाती है। साथ ही साथ रिवर कवर करी जा रही है वर्ल्ड की, और यहाँ पे एडिटोरियल, पीआईबी, डाउन टू अर्थ, ये सारी चीज़ें कंपाइल करके एक जगह पे प्रोवाइड करी जाती है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस अलॉन्ग विद डेली करंट अफेयर। आपको बता दें चंद्रयान 3 जो अभी आपका मून पे सक्सेसफुली लैंड कर चुका है। तो 23 अगस्त डेट याद रखिएगा। टाइमिंग हो सके तो 6 बजे शाम को, ये भी याद रखिएगा, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है। वहाँ पे क्या क्या चीज़ें पहुंची हैं, तो एक लैंडर पहुंचा है जिसका नाम क्या है, विक्रम। तो विक्रम साराभाई के नाम पे ही उसका नाम पड़ा है, और उसके अंदर से निकलेगा क्या, रोवर, जिसका नाम क्या है, प्रज्ञान। तो इसका जो वेट है 26 kg है, पावर 50 वाट है, और इसमें 2 पेलोड लगे हुए हैं, जो कि आपको जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी लाइफ कितनी रखी गई है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि ये 1 लूनर डे के लिए है, और ये 1 लूनर डे यानी चंद्रमा पे जो एक दिन का माना जाता है, पृथ्वी पे 14 दिन का सीमा माना जा रहा है। तो यानी पृथ्वी की अगर बात करी जाए तो 14 दिन तक ये चीज़ें चलेंगी, जो आपका प्रज्ञान पहुंचा है कहाँ पर, चंद्रमा पे। तो वहां पर जाने के बाद उसने क्यों अचानक से वो गेट खुला, यानी गेट नहीं खुला, और वहां पे वो क्यों वॉक करना शुरू नहीं किया, क्या कारण था, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे प्रदान कर दी जाएगी। तो यहाँ पे क्या चीजें बोल रहा हूँ आपको, तो जो आपका अभी लैंडर यहाँ से गया है और लैंडर जाकर के जो लैंड किया, तो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वहाँ पे। क्यों आखिर वो तुरंत लैंडिंग करने के बाद वहाँ पे चीजें ओपन नहीं हुई, और वो वॉक करना क्यों शुरू नहीं किया, यही सारी चीजें आपको यहाँ पर बताऊंगा। लैंडर देख ही रहे हैं आप, यहाँ पे इसके 6 पहिए लगे हुए हैं, जो कि इसमें से ये रोवर यहाँ पे धीरे धीरे निकलेगा। तो ये सारी डिटेलिंग आपको दे दूंगा। अब थोड़ा जानेंगे जो प्रज्ञान है, यानी जो रोवर है उसी का नाम प्रज्ञान है, उसकी डिटेलिंग यहाँ पर जानेंगे हम लोग, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 पेलोड्स हैं, LIBS APXS, इनका अलग अलग फंक्शन है, वो भी चीजें आपको यहाँ पर डिटेलिंग में बताऊंगा, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। लाइफ स्पैन आपको तो बता ही दिया मैं। जो प्रज्ञान है ना, उसकी क्या विशेषताएं हैं, वो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोगों को देखने को क्या मिलेगा कि प्रज्ञान मून पे किस प्रकार से लैंड किया है, जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद यहाँ पे 23 अगस्त को जो लैंडर है वो क्या किया है, तो क्रेटर मैजीनियस, जो यहाँ पे क्रेटर हैं, क्रेटर किसे बोलते हैं, तो बड़े बड़े या तो वाल्केनो हैं जो धंस गए हैं, यानी समाप्त हो गए हैं वाल्केनो, तो यहाँ पे गड्ढे हो जाते हैं। ये गड्ढे 300 किलोमीटर तक के हो सकते हैं, 50 किलोमीटर तक के हो सकते हैं, याद रखिएगा, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं चंद्रमा पर। तो जिसके कारण यहाँ पे मैजीनियस सी और सिम्पेलियस एन के आसपास इसको लैंड कराने की बात करी जा रही है। इसकी स्पीड कितनी है, तो यानी 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये स्पीड इसकी डाली गई है। अब यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन निकल के ये आ रहा है कि आखिर जो लैंडर यहाँ पे लैंड किया वो तुरंत वॉक क्यों नहीं किया। तो जब यहाँ पे हम लोग लैंड कराएं लैंडर को, आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे मून की बात करी जा रही है ना, मून पे जो ग्रेविटी होती है वो पृथ्वी की अपेक्षा बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। अगर आपका 100 kg है यहाँ पे, तो वहां पे वेट आपका लगभग 35-36 kg होगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, अगर वहां लैंडिंग किया है ये कौन सा, अपना विक्रम, तो विक्रम अगर वहां लैंड किया है तो वहां के आसपास की जो धूल वाली एरिया है, जो चट्टाने हैं, वहां से उठती हुई डस्ट पार्टिकल दिखी। तो डस्ट पार्टिकल दिखी जिसके कारण लैंडर को 6 से 7 घंटे के आसपास यहाँ पे
एक्टिवेट किया नहीं गया, वहीं पे वो स्टेबल पोजीशंस में रहा। जब धूल बैठ गई धीरे धीरे, क्योंकि वहाँ ग्रेविटी कम है तो यहाँ पे धीरे धीरे टाइम लगेगा बैठने में, तो वो सब चीज़ें बैठ गई, तब जा करके ये लैंडर के अंदर से रोवर निकला और ये मूव किया, जो कि आपको इम्पोर्टेंट है, चीज़ें पता होनी चाहिए। अब सारी चीज़ें आपको तो मैं बता ही रहा हूँ, तो साथ ही साथ कुछ अंदर की भी चीजें यहाँ पे दी गई हैं जो इंपॉर्टेंट है। लैंडर के पहिए पे आपको अशोक का चिन्ह बना हुआ है, जो कि आपको जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एम्बलम का साइन भी बना हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अशोक का साइन जो है एम्बलम पे वो बना हुआ है, साथ ही साथ इसरो का लोगो है। तो इंडिया का जो एम्बलम है वो और इसरो का सिंबल, ये सब चंद्रमा तक पहुंच चुका है, भारत चंद्रमा तक पहुंच चुका है। इसी कारण की वजह से जो अच्छा डस्ट आखिर क्या प्रॉब्लम कर देती, क्यों ये डस्ट इतनी प्रॉब्लम कर देती, जो यहाँ पे जो वॉक करना था, इसको रोवर को निकालना था, वो इतना देरी में हो गया। तो आपको बता दें यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कैमरे लगे हुए हैं। अगर डस्ट उठकर इस कैमरे को ब्लॉक कर देती, जो कि हैवी डस्ट उठते हैं, तो ये क्या हम लोग कोई इमेज ले पाते? हम लोग इमेज ही नहीं ले पाते, जिसके कारण बहुत हद तक हमारी चीजें फेलियर हो जाती। तो इतनी बड़ी अचीवमेंट है जिसमें कोई भी ग्लिचेज अभी तक नहीं आए हैं, तो हमें कहीं ना कहीं इन सब चीजों का भी ख्याल रखना पड़ा है, जिसके कारण काफी इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं। ये तभी जाकर के ये सक्सेसफुल तरीके से अटेम्प्ट किया है। अब आशा करते हैं जो चीजें ये लेकर के आएगा, ये 2 पेलोड हैं, पेलोड के बारे में भी हम देखेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सी व्हीकल से इसको भेजा गया था, तो LV-M3-M4 इसका नाम है, याद रखिएगा, भूलिएगा बिल्कुल भी नहीं। तो लैंडर पेलोड हैं ये और रोवर पेलोड हैं। रोवर पेलोड के अंदर 2 पेलोड भेजे गए हैं, LIBS और APXS। आज अभी इसी की बात पहले करी जाएगी। तो अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर ये क्या करेगा, जो भी वहां पे मिनरल हैं, सॉइल्स हैं, उनके कंपोजिशंस को निकाल करके ये चेक करेगा कि वहां पे किस प्रकार की सॉइल्स है, किस प्रकार की चीजें हैं। ये लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप ये क्या करेगा, तो ये डिटरमाइन करेगा एलिमेंट कंपोजिशंस, किस प्रकार का वहां पे एलिमेंट पाया जा रहा है, किस प्रकार की चीजें चल रही हैं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। प्रोपल्सन मॉड्यूल में सेप जो एक्रोनेम यूज हुआ है, इसका क्या पूरा देखिए, एक्रोनेम भी पूछ सकता है, क्वेश्चन तो कुछ भी बना सकता है, याद रखिएगा। रोवर के अंदर 2 पेलोड हैं, इनका नाम APX और LIBS है, और प्रोपल्सन मॉड्यूल जो अभी अलग हो गया आपका, उस पे स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। तो ये चीजें क्या करेगा, इसका फंक्शन क्या है, तो ये जो एक्सपेरिमेंटल पेलोड है स्टडी करने के लिए आपका, तो पृथ्वी तक की चीजें ये रीडिंग करने की क्षमता रखता है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, सेप स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। ये चीजें इंपॉर्टेंट है आपको जानना। दूसरी चीजें, जो लैंडर पेलोड है इसमें क्या क्या है, तो यहाँ पे रंभा LP है, चेस्ट है और इल्सा है, इनके भी अलग अलग फंक्शन है जो कि यहाँ पे मेंशन है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आप नाम भी याद रखिएगा तो भी बहुत ज्यादा है। मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ तीनों यानी सभी चीजों को, जो कि आपको जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे जो भी मिनरोलॉजी होगी, जो भी चेक होगी सॉइल, तो पहले एक्सरे से उसको ब्रेक डाउन किया जाएगा सॉइल को, तब जाकर के वहां पे उस एलिमेंट्स की पता लगाई जाएगी। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो यहाँ लैंडर है, और लैंडर से निकला विक्रम, और विक्रम सीधे कांटेक्ट करे, लैंडर विक्रम है और विक्रम लैंडर को ही विक्रम बोलते हैं। तो यहाँ पे विक्रम से निकला आपका रोवर, जिसके 6 पहिए हैं। तो ये रोवर क्या करेगा, ये रोवर कांटेक्ट करेगा किसको, लैंडर को, और लैंडर हमें इंफॉर्मेशंस भेजेगा, जो कि आपको पता होना चाहिए। यानी सीधे हम लोग रोवर से कांटेक्ट में नहीं है, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं PIB डाटा की तरफ, जो कि आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मिले हैं किससे, सिया बुलेला झूजा से। तो ये कौन है, तो ये रॉकेट के इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं और फाउंडर हैं किसके, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ गैलेक्टिक एनर्जी वेंचर। इंपॉर्टेंट है ये चीजें क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर से मिल चुके हैं जोहान्सबर्ग में 24 अगस्त 2023 को। तो नाम याद रखिएगा, सिया बुलेला झूजा का, ये एक रॉकेट साइंटिस्ट है। क्वेश्चन ऐसे भी कर सकता है
ये किस फील्ड से रिलेटेड हैं? तो याद रखिएगा स्पेस रॉकेट साइंस से रिलेटेड है। SECL पलेमा माइन कहाँ है? ये क्वेश्चन सीधे पूछेगा, रायगढ़ में है, छत्तीसगढ़ रायगढ़। तो ये चीजें याद रखिएगा, ये अभी ज्यादा चीजें चल रही हैं जो न्यूज में आ रही हैं। पलेमा माइन तो ये खान है एक प्रकार सा, तो ये किस चीज का खान है? तो आपको बता दें ये कोल वाली माइन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पे एक साथ मिलके किसके साथ आ रहा है? तो यहाँ पे GIF और अमेजोन वेब सर्विसेज के साथ मिलके आ रहा है। क्या करने के लिए? तो यहाँ पे प्रोवाइड करेगा क्लाउड स्किल्स ट्रेनिंग। तो 1500 जो भी सीखने वाले व्यक्ति हैं उनको कहीं ना कहीं इस स्कीम यानी अंबर प्रोजेक्ट अंबर जो चलाया जा रहा है उसके अंतर्गत यहाँ पे सिखाने की बात करी जा रही है। और प्रोजेक्ट अंबर यहाँ पे संकल्प प्रोग्राम के अंतर्गत कार्य करेगा। जो यहाँ पे जो भी युवती हैं उनको यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन टेक इंडस्ट्री में जो भी उनका ट्रेनिंग होगा वो प्रदान करने की बातें बोली जा रही हैं। तो प्रोजेक्ट एम्बर इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ से, साथ ही साथ आपका संकल्प भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी आईकॉन्स 2023 ये इनॉग्रेट किया गया ममल्लापुरम तमिलनाडु में 23 अगस्त 2023 को। तो यहाँ पे वर्चुअली किया गया है, इम्पोर्टेंट है जो कि आपको पता होना चाहिए। डॉक्टर एन कैली सेल्वी ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, पहली बार कोई वुमेन ये पोस्ट पे आई है जो कि आपको पता होना चाहिए। डायरेक्टर जनरल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च सेक्रेटरी, तो ये इसकी पहली बार कोई महिला बनी है, काफी न्यूज में भी ये चीजें थी। 69 नेशनल फिल्म अवार्ड 2021 का यहाँ पे अनाउंस हुआ है। याद रखिएगा ईयर किस चीज का है? 2021 इसका अनाउंसमेंट हुआ है और 69 नंबर का ये चीजें हैं। 2023 में हम लोग हैं लेकिन हुआ है 2021 का, माइनस कर दीजिए 2 साल। तो यहाँ पे क्या चीजें निकल के आ रही हैं, किस किस को यहाँ पे अवार्ड्स मिला है वो सारी चीजें देखी जाएगी। तो जो बेस्ट फीचर फिल्म है रॉकेटरी को दिया गया है नंबी इफेक्ट के लिए। यहाँ पे जो चीजें दिखाई गई हैं पिक्चर में रॉकेटरी में, एक था गांव बाय सृष्टि लखेरा ये बेस्ट नॉन फीचर फिल्म अवार्ड जीता है जो कि आपको पता होना चाहिए। अल्लू अर्जुन यहाँ पे बेस्ट एक्टर अवार्ड, पुष्पा झुकेगा नहीं राइज पार्ट 1 पार्ट 2 कब आ रहा है यार, काफी अरसे से मुझे वेट है ये। नेक्स्ट जो अगर बात करी जा रही है तो आलिया भट्ट कीर्ति सेनन, यहाँ पे दोनों लोगों को एक साथ बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी प्रदान किया जा रहा है, आलिया भट्ट और कृति सेनन का। याद रखिएगा ये नेशनल फिल्म फेस्टिवल है, ये याद रखिएगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीजें हैं। पंकज त्रिपाठी जो कि एक वर्सटाइल एक्टर जाने जाते हैं, इनको क्या चीजें मिली हैं? तो यहाँ पे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर इनको प्रदान किया गया, जबकि पल्लवी जोशी यहाँ पे बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड जीती हैं। तो इस बार दिस इज आवर टाइम यहाँ पे बोली जा रही है इंडियन फिल्म्स बीइंग रिकॉग्नाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी ऐसा बात बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमेशा याद रखिएगा 69 चला है, नेशनल फिल्म अवार्ड है 2021 का, डिस्ट्रीब्यूशन है किसको किसको दिया गया है, सारी चीजें आपको बता दिया। देखिए कोई भी क्वेश्चंस अगर आप यहाँ पे आपके दिमाग में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। 15वां ब्रिक्स समिट हुआ है, याद रखिएगा कौवा है तो यहाँ पे 15th है, भूलिएगा बिल्कुल भी नहीं। कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है? साउथ अफ्रीका में ऑर्गेनाइज हुआ है। साउथ अफ्रीका में कहाँ? जोहानिसबर्ग में ऑर्गेनाइज हुआ है 23 अगस्त 2023। तो 23 याद रखिएगा। यहाँ पे क्या चीजें फोकस करने की बातें करी जा रही हैं? तो जो आपके प्रधानमंत्री हैं यहाँ पे वो ग्लोबल साउथ एक टर्म है, बहुत हाईलाइट यहाँ पे किए हैं। एक्चुअली ग्लोबल साउथ की जो मीटिंग है ना वो अगर बात करी जा रही है तो आपके जनवरी में ये मीटिंग हुई थी ग्लोबल साउथ, जिसमें 100+ कंट्री यहाँ पे पार्टिसिपेट भी किए थे। किस प्रकार से ग्लोबल साउथ कंट्री को लेकर के यहाँ पर चला जाए, तो यही चीजें यहाँ पे प्रोडक्टिव डिस्कशंस बनाने की बात चल रही है कि किस प्रकार से ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी को करा जाए और अफ्रीका और ग्लोबल साउथ को लेकर के चला जाए ब्रिक्स एजेंडा में। तो इस एड्रेस में प्राइम मिनिस्टर ने क्या चीजें किया है कि हमें ब्रिक्स को और मजबूत बनाने की जरूरत है। तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म इन्होंने दे दिया क्या?
ब्रेकिंग बैरियर यानी आपस में जो भी कंट्री हैं उसके अंदर जो भी बैरियर है, जो भी रुकावटें हैं उसको हटाने की, तोड़ने की जरूरत है। रिवाइटलाइज इकोनॉमी यानी जो इकोनॉमी स्टैग्नेंट है, अपनी इकोनॉमी को हमें बढ़ाने की जरूरत है, पुनः पावर देने की जरूरत है। आई से इंस्पायरिंग और इनोवेशंस बताए हैं। सी से क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी। एस से शेपिंग द फ्यूचर बताए हैं। प्राइम मिनिस्टर हाईलाइट किए हैं कुछ टर्म जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे एक टाइमलाइन यूएनएससी के रिफॉर्म के लिए डिमांड किए हैं। मल्टीलेटरल फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात किए हैं। डब्ल्यूटीओ में रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। ब्रिक्स को और ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेंशंस की बातें बोली जा रही हैं, जो कि 6 कंट्री अब इसमें आने वाले समय में देखी जा सकती हैं। डिमांड आ चुका है, वो 6 कंट्री भी आपको एक प्रकार से न्यूज एंड फैक्ट्स में अभी आपको दे दूंगा। ब्रिक्स की बात करी जा रही है यहाँ पे कि यहाँ पे ग्लोबल मैसेज दे यूनिटी और नॉट पोलराइजेशंस की। तो यहाँ पे पोलराइजेशंस का क्या मतलब होता है? तो यहाँ पे वर्ल्ड पावर केवल एक ही या 2 ही हो सकती हैं पूरे वर्ल्ड में, इसी को पोलराइज्ड बोलते हैं। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड के मतलब मानी बहुत सारे पावर हैं। इंडियाई पावर है, चाइनाई पावर है, रसियाई पावर है, यूएस भी पावर है, साथ ही साथ अगर बात करी जाए तो मालदीव भी पावर बनेगा। तो यही मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात बोली जा रही है। इंडियन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी जा रही है। यहाँ पे ब्रिक्स का पार्टनरशिप हो और ये सारी चीजें जो डेवलप करने की बातें बोली जा रही है। तो ब्रिक कंट्री और प्रोटेक्शन ऑफ बिग कैट यानी टाइगर की बात करी जा रही है। बिग कैट एलायंस की बात करी जा रही है। ये सारी चीजें जो आपको बताया 15वें ब्रिक्स समिट में निकल के आई है, जो कि आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखेंगे ड्रीवन टीयर्स यानी जो आज के परिदृश्य में अगर बात करी जाए, परिप्रेक्ष्य में बात करी जाए, आज के युग की बात करी जाए, आज के समय की बात करी जाए, तो वह सब चीजें क्या निकल के आ रही हैं। ये टीयर्स क्यों वर्ड्स यहाँ पे लिखा है? तो जो अभी आपके देश की इकोनॉमी की सिचुएशंस है, जो देश में इन्फ्लेशन चल रही है, वो बहुत ही हॉचपॉच कंडीशन में चल रही है। यानी देश की इन्फ्लेशन बढ़ती हुई जा रही है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऊपर जाता हुआ जा रहा है। फूड इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिससे क्या हो रहा है, जो पुअर ऑफ द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, दे आर बिकमिंग व्हाट, पुअर एंड पुअर, एंड द अदर्स हु आर rich or even the top most class of the society I'm talking about, they are getting rich and rich and rich and rich. So day by day this gap is increasing. So what is the issue over here? Why I'm explaining about it? Actually सारी की सारी चीजें आपके इन्फ्लेशन को लेकर के ही है यहाँ पे, इसीलिए ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। 3 प्रकार का इन्फ्लेशन होता है, कई बार आपको बैकग्राउंड में बता चुका हूं। सीधे सीधे टारगेट करते हैं एडिटोरियल पे। तो बात करी जा रही है जो फूड प्राइजेज है वो 11.5% जुलाई में बढ़ चुका है। तो खाने की चीजें ही अगर बढ़ जाएंगी तो यहाँ पे हंगर आता हुआ नजर आएगा, और जो पुअर ऑफ द पुअरेस्ट हैं वो कैसे परचेज कर पाएंगे, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो 3rd हाईएस्ट बात करी जा रही है जो करंट रिटेल इन्फ्लेशन चल रहा है, 2014 से ये चीजें काउंट करी जा रही हैं। 40% एक्सपोर्ट लेवी हो चुका है, यानी टैक्सेस लगाई जा चुकी है ओनियन के एक्सपोर्ट पे, ताकि यहाँ पे क्या चीजें हैं, ओनियन का एक्सपोर्ट दूसरे कंट्री में ना हो, यानी ओनियन का भी दाम बढ़ सकता है, ये भी याद रखिएगा। कहीं ना कहीं इंगित कर रहा है ये एडिटोरियल। तो यहाँ पे क्या चीजें बोली जा रही हैं, जो नॉन बासमती राइस है, जैसे कि जो पंजाब में बासमती होती है, उन सब चीजों को छोड़ के जो और भी राइस है उसका भी शिपमेंट आउटसाइड इंडिया चल रही है बहुत धड़ल्ले से। अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा क्या, यूएस के मॉल में या सिटी मार्केट में वहां पे एक सोना मंसूरी राइस है। तो ये सोना मंसूरी राइस की डिमांड इतनी बढ़ गई कि लोग यहाँ पे लंबी कतारें लगा के बैठ रहे थे। जैसे कोविड में चीजें चल रही थी, वैसे यूएस के मार्केट में सोना मंसूरी की डिमांड बढ़ गई। लोगों ने वहां पे अचानक भर भर के इस चीजों को खरीदना शुरू किया। इसी चीज के चक्कर में यहाँ पे आपको नॉन बासमती राइस की शिपमेंट आउटसाइड इंडिया दिखा रही है। साथ ही साथ पल्सेस, स्वीट ये भी इंपोज किए गए हैं जून तक। तो यहाँ पे बैरियर लगाए गए हैं भाई, क्यों? क्योंकि देश में जो रेट है ना वो तीव्र गति से फ्लक्चुएट कर रहे हैं। ओनियन एक्सपोर्ट की बात करी जाए तो 65% लास्ट ईयर यहाँ पे बढ़ रहा है। यहीं पे 8% टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्शंस की बात करी जाए तो निकल के आया है।
ओनियन ट्रेडर की बात करें, फार्मर की बात करें यहाँ पे, तो पहला जो प्राइस यहाँ पे निकल के आ रहा है वो ईयर में, वो कहीं ना कहीं इम्प्रेसिव प्राइस नहीं निकल के आ रहा है। मार्केट की जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो नासिक सबसे बड़ा अनियन का मार्केट है, यानी एशिया का लार्जेस्ट अनियन मार्केट यहाँ पे चल रहा है। जो यहाँ पे फार्मर हैं वो कहीं ना कहीं प्राइस क्रैश की वजह से डरते हुए नजर आ रहा है। अभी रेट हाई है, मार्केट में ला दिया जाए, फिर प्राइस डाउन हो गया, आ गए रोड पे। तो किसान के लिए एक सही डायरेक्शंस में रेट होना चाहिए। ये नहीं कि रेट ऐसे चल रहा है, ये नहीं कि रेट ऐसे चल रहा है, तो रेट ऐसे चल रहा है तो ऐसे गिरेगा भी। अगर रेट ऐसे चल रहा है तो वेल एंड गुड। तो एक एक्चुअली जो रेट दाम है किसी भी वस्तु की, जो हम लोग फूड मटेरियल खाते पीते हैं, उसकी एक निश्चित रेखा के अंदर ही इन्फ्लेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लीजिए उसकी रेट हाई हो गई तो लोग प्रोडक्शंस किए और जैसे प्रोडक्ट्स के सेलिंग का टाइम हो गया उसका रेट गिरा दिया गया। तो ये सारी चीजें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसान तो बेचारा आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाता है। तो किसान की अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम है। किसान की अगर फार्मर की प्रॉब्लम्स की बात करी जाए तो फार्मर के पास क्या है, उसका लैंड ही उसके लिए सारी की सारी सोर्स ऑफ इनकम है। अगर आप एक बार अपनी उसने मान लीजिए डेप्ट लेके, उधार लेके, लोन लेके उसने फार्मिंग करी और कुछ नए फसल कमर्शियल क्रॉप्स को लगाया और उस कमर्शियल क्रॉप्स के रेट अच्छे आ रहे थे इसलिए उसने चूज किया और उसका इन्वेस्टमेंट उसमें हो गया। लेकिन आफ्टर प्रोडक्शन जब हार्वेस्टिंग हुई, कटाई फसल हुई और कटाई के बाद जब वो पैकेजिंग किया अपने सैक में, बोरे में, और जब मार्केट में ट्रांसपोर्ट करके लेकर के आए, ये सारे कॉस्ट बियर होते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन के बाद जब कॉस्ट आया, अब मार्केट में आने के बाद उसको ये पता चला कि इसका रेट जो है उसको सही मिल ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि प्राइस तो ड्रॉप हो गई है। तो फिर क्या करेगा वो, आप बताइए हमें। इस प्रकार की चीजें भी निकल के आती हैं। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पे 60% तक अगर बात करी जाए तो ओनियन की सप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो अभी तो डेफिसिट रेनफॉल चल रही है, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो करेगी ही करेगी, इंतजार करिए बस। ये पक्का ओनियन का मुझे आशा है रेट हाई हो सकता है। और यहाँ पे क्या चीजें निकल के आ रही हैं, जो खरीफ सीजन है उसकी भी चीजें काफी सेंसिटिव चल रही हैं। यहाँ पे ये बातें बोली जा रही हैं। क्या यहाँ पे चिंताजनक चीजें हैं? तो कहीं ना कहीं अनियन का प्राइस जो 23 चल रहा था, 31 यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। टोमेटो तो कितना लाल हो चुका है, एकदम रेड, जो कि आप देख ही नहीं पाइएगा, इतना रेड हो चुका है, यानी दाम उसका बहुत लाल हो गया है। अब यहाँ पे कड़ी बनाने में इसका, पूरे भारतीय संस्कृति की बात करी जाए, हर घरों में इसका उपयोग तो होता ही है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लोग खाना तक छोड़ना पड़ रहा है। ओनियन महंगा हो जाएगा, इसको भी लोग खाना छोड़ देते हैं। याद रखिएगा, बीजेपी के शासन में एक बार जब अटल जी की गवर्नमेंट थी तब यहाँ पे प्याज 100+ चला गया था। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सरकार गिराते हुए भी रोल प्ले करता रहता है ये वेजिटेबल्स जितने भी हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ों को एक सही डायरेक्शंस में अगर चलाने की प्रक्रिया किया जाए, तब यहाँ पे सप्लाई प्लस डिमांड यहाँ पे बैलेंस होनी चाहिए, तभी जाकर के ये चीज़ें सही तरीके से चलेंगी। उसी के लिए गवर्नमेंट यहाँ पे कार्य कर रहा है। मान लीजिए कोई प्रोडक्शंस अगर अपने देश में कम हुई है तो उसे हम एक्सपोर्ट क्यों करने देंगे? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ड्यूरेबल फूड सप्लाई चेन की बात करी जा रही है, ताकि जो वेजिटेबल्स हैं वो कहीं ना कहीं प्राइस उनकी वोलेटाइल न हो। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या निकल के आ रही हैं? आपका ग्रोथ कंसर्न। अगर हम एक्सपोर्ट को रोक रहे हैं तो ये हमारे लिए भी हानिकारक है और किसानों के लिए भी हानिकारक है, क्योंकि वो किसान एक्सपोर्ट करके उनका ट्रेड भी चलता था, व्यापार भी चलता था, इनकम भी आता था, देश में अपने कमाई भी हो जाती थी। तो वेजिटेबल बहुत बात करी जा रही है, जो यहाँ पे प्रिडिक्टेबल परचेज एश्योरेंस यहाँ पे होनी चाहिए। यानी अगर हमारी पूरी लागत 100 रुपीज चली गई तो हमें कम से कम 180 या 150 या 140 मिल जाए, तब ना हम कुछ करेंगे। अदरवाइज हमें 100 लगी और आप हमें 80 प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर 40 हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, मार्केट में डाउन हो गया रेट। तो यहाँ पे कैसे चलेगा ये सारी चीजें, जो कि आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे तो जो एंगल आपको बताया ना, ये सारी की सारी एंगल काफी अच्छे से रिलेट करके फार्मर से आप समझ सकते हैं किस प्रकार से चीजें इंपैक्ट हो रही हैं। प्राइस हाइक हो रहा है, प्राइस लो हो रहा है, इन्फ्लेशन आ रही हैं, मार्केट में प्रोडक्ट की डेफिसिट हो रही है, सारी चीजें आपको बता दी। आशा करते हैं चीजें काफी क्लियर हुई होंगी।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं नए एडिटोरियल की तरफ। तो यहाँ पे देखेंगे बैक सीट ड्राइविंग, काफी मजेदार एडिटोरियल होने वाला है। ये क्या होने वाला है? तो ये बहुत ही मजेदार एडिटोरियल होने वाला है आपके थाईलैंड का। ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आ रहा है। तो श्रेष्ठा थैविसन का नाम याद रखिएगा। ये एक प्रॉपर्टी टाइकून है। टाइकून का क्या मतलब होता है? बिग कैपिटलिस्ट क्लास बिजनेस मैन। याद रखिएगा टाइकून का मीनिंग। तो यहाँ पे ये फुई थाई पार्टी से निकल के आए हैं और इन्हीं को थाईलैंड का प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे बनाने की बात चल रही है, इन्हीं को दे दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं शिफ्ट करता हुआ नजर आ रहा है। जो यहाँ पे एक टिकेट मिलिट्री के रूल में थे, यहाँ पे सीधे सिविल गवर्नेंस में आ गए हैं। तो ये श्रेष्ठा थैविसीन का नाम याद रखिएगा, थाईलैंड में गवर्नमेंट बनाते हुए नजर आए हैं। मूव फॉरवर्ड की बात करी जा रही है। मूव फॉरवर्ड ये क्या है? ये एक पार्टी है, कहाँ की? थाईलैंड की। तो यही पार्टी ऐसी पार्टी थी जो यहाँ पे क्या है, इलेक्शंस में जीत के आई थी, यानी इसी ने अगर बात करी जाए तो यहाँ पे मेजॉरिटी में ये वोट शेयर इसके पास था, यानी सीटें लेकर के आई थी। दूसरी चीजें जो आपको इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी की बातें बोली जा रही हैं, फुई थाई वाली। तो ये फुई थाई की पार्टी सेकेंड लार्जेस्ट, और जो सबसे बड़ी पार्टी थी आपको, ये पहली पार्टी और ये दूसरी पार्टी। लेकिन यहाँ पे इतनी आसानी से गवर्नमेंट बन नहीं सकती थी, ये हम सभी लोग जानते हैं। और अगर आप मेरा पिछला वीडियो निकाल के देखेंगे तो मैं वहां पे सीधे सीधे बात पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि यहाँ पे पिता जो है गवर्नमेंट लगभग बना नहीं पाएंगे। तो इसी पार्टी से निकल के आते हैं पिता। तो ये एक पर्सनालिटी है जो पीएम कैंडिडेट के लिए क्लेम कर रहे थे, लेकिन इनकी पार्टी मेजोरिटी में भी आई थी, फिर भी यहाँ पे इनको अवसर नहीं मिला। पिता लेमजोरेंट इनका नाम है, जो मूव फॉरवर्ड पार्टी से अभी आपको मैं बता रहा था। यहाँ पे जो कैंपेन चला रहे हैं ये कि किस प्रकार से वोटर्स ने इनको वोट किया है, और ये इकोनॉमिक जस्टिस की भी बातें बोल रहे हैं, मिलिट्री की बातें बोल रहे हैं कि इनके अंदर जो भी चीजें हैं उसको सुधार करी जाएगी। और यहाँ पे कंट्रोवर्शियल लेसेस मजेस्टे ला, मतलब जो मोनार्की है यहाँ पे उसमें बहुत सारी चेंजेस करने की बातें बोल रहे हैं। मिलिट्री को यहाँ पे चेंज करने की बातें बोल रहे थे, डेमोक्रेटिक सिस्टम को लाने की बातें बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ का जो जुनता गवर्नमेंट है, यानी मिलिट्री रूल, जब भी जुनता का बात करूं मैं तो समझिएगा मिलिट्री की ही बातें बोल रहा हूं। तो ये कहीं ना कहीं पिता का जो गठबंधन है वो हो नहीं सका, किसके साथ? मिलिट्री के साथ। और मिलिट्री जुड़ गई किसके साथ? श्रेष्ठा थैविसीन के साथ। तो इनको लेकर के आई है अब एक टाइकून को, अब ये गवर्नमेंट चलाती हुई नजर आ रही है। तो मिलिट्री यहाँ पे आपको बता दें कितनी पावरफुल है, जरा मिलिट्री के बारे में भी जान जाइए। 250 के आसपास इसके पास पर्सनल सीटें हैं, और रेस्ट ऑफ द सीटें 300-350 के आसपास जो चीजें निकल के आती हैं वो आपको पार्टी के पास सीटें हैं। तो इसकी सीटें रिजर्व कर दी गई हैं, तो यानी इसके पास तो पावर है ही। तो इस पावर से टकराने के लिए कोई भी आएगा तो चूर चूर हो जाएगा। यहाँ पे ऐसी चीजें समझ सकते हैं। देखा जाए थाईलैंड है कहाँ, तो ये आपका थाईलैंड है अपने म्यांमार के बगल में, याद रखिएगा। अच्छा, थाईलैंड से कितनी कंट्री बॉर्डर शेयर करती हैं? मेरा सिंपल सा क्वेश्चन यही आपसे है। ये वीडियोज आपको अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। अगर किसी प्रकार से आपको इंफॉर्मेशनल, यूजफुल और आपके स्टडी में थोड़ा सा भी हेल्प करता हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। दूसरी तरफ बात बोली जा रही है थाई मिलिट्री की, जो यहाँ पे डोजन्स ऑफ द कॉप यहाँ पे कैरिड आउट कर रहा है। क्या चीजें? तो आपको बता दें, जो मोनार्की है उसकी सपोर्ट में यहाँ पे आ रही है, मोनार्की मिलिट्री के सपोर्ट में आ रही है। तो यहाँ पे मिलिट्री की जो चीजें चल रही हैं वो क्या है? तो पॉपुलिस्ट रेसिस्टेंस चल रही है, यानी बहुत सारे लोग इसके खिलाफ भी हैं, बहुत सारे लोग इसके सपोर्ट में भी आ रहे हैं। तो एक तरफ तो इसकी मिलिट्री है स्वयं की, दूसरी तरफ जनता है, यानी पॉपुलेशंस है। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट यहाँ पे पिता लेमरोजेट लाने वाले थे, लेकिन अब चीजें चेंज होती हुई नजर आ रही है। तो क्योंकि फ्यू थाई पार्टी की अगर बात करें, फ्यू थाई पार्टी यहाँ पे निकल के आई है, और ये
थर्ड इनकारनेशन ऑफ द प्रो डेमोक्रेटिक बोली जा रही है, जो कि यहाँ पे फाउंडेड बाय थाकसीन सिवंतरेरा। तो ये कहाँ पे, तो 2006 के आसपास चीजें चल रही हैं। अच्छा, जो मई में इलेक्शन यहाँ पे हुए हैं, यानी मई से पहले की अगर बात करी जाए तो फ्यू थाई जो अभी बात करी जा रही है पार्टी की, तो यहाँ पे वो किए हैं क्या, ये मिलिट्री को पॉलिटिक्स से आउट करेंगे। कब, तो यहाँ पे मई इलेक्शन से पहले। लेकिन अब जो बात करी जा रही है वो प्रोमिसेस बदल चुके हैं। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या चीजें चल रही हैं, यहाँ पे जुनता जो है ना, मिलिट्री जिसको हम बोल रहे हैं, उसके साथ इनका क्या हो गया, गठबंधन सरकार हो गया है, कोलिशन हो गया है यहाँ पे, क्योंकि वही इनको लेके आ रही है। नहीं तो ये तो दावेदार थे ही नहीं पीएम कैंडिडेट के लिए। पीएम कैंडिडेट के लिए कोई दावेदार था तो वो क्या था, पीता लैमरोजेट वही थे। यहाँ पे क्या चीजें निकल के आ रही हैं जो कि आपको जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। श्वेता थाकसीन जो यहाँ पे बोल रहे हैं, इनको क्या चीजें बोल रही हैं, तो यहाँ पे तकसीन को अगर बात करी जाए तो यहाँ पे सेंटेंस किया गया था क्या, यहाँ पे 8 इयर्स प्रिजन की जो बातें बोली जा रही हैं करप्शंस के और यहाँ पे मिसयूज ऑफ द पावर के। तो ये मिस्टर थाकसीन की हम बात बोल रहे हैं, जो कि यहाँ पे इनको इस पावर के अंदर, इस मिसयूज ऑफ द पावर के अंतर्गत उनको 15 साल के लिए एग्जाइल में रहना पड़ा था और पार्लियामेंट से दूर रहना पड़ा था। लेकिन अब क्या है, इलेक्टेड मिस्टर श्रेठा आज प्राइम मिनिस्टर। तो ये चीजें याद रखिएगा जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिस्टर थाकसीन यहाँ पे अरेस्टेड हो गए हैं, अगर बात करी जा रही है, मतलब अरेस्टेड हो गए थे जब ये आए थे, तो इसीलिए अब यहाँ पे 15 साल के बाद जो चीजें आ रही हैं तो पीएम कैंडिडेट के चलते यहाँ पे लेके आ रही हैं। देखिए, आपका दुश्मन किसी और का यहाँ पे दोस्त हो जा रहा है, यही सारी चीजें यहाँ पे समझ लीजिएगा आम भाषा में अगर बात करी जा रही है तो फ्यू थाई यहाँ पे जो डील किया है मिलिट्री के साथ और उसकी सेफ्टी के साथ कि किस प्रकार से उनके साथ लेकर के आगे चलेगा, उनके इंटरेस्ट को लेकर के आगे चलेगा। तो अब तो भूल ही जाइए, जो भी डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे रिज्यूम होता हुआ जो नजर आ रहा था वो अब भूल जाइए। आगे बढ़ते हैं अब नए एडिटोरियल की तरफ। तो इंडिया की G20 में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, उसी अपॉर्चुनिटीज को हम यहाँ पर समझेंगे और देखेंगे। आपको बता दें G20 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है भारत को अगर देखा जाए तो, क्योंकि इस बार जो भारत ही अपने देश में ऑर्गेनाइज करने वाला है G20 की समिट। अब यहाँ पे अगर जल्दी से देखें तो जो भी यहाँ पे G20 के मेंबर हैं भारत में आएंगे, लेकिन इससे पहले अगर बात करी जा रही है तो ब्रिक्स की क्या चीजें हैं, ब्रिक्स की मीटिंग चली है कहाँ पर, आपके जोहानिसबर्ग में। तो ब्रिक्स में कितनी कंट्री हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अच्छा, तो साउथ अफ्रीका की चीजें खत्म हो गई अब, यानी देखिए BRICS ये चाइना किया था पिछली बार, अब साउथ अफ्रीका किया, पुनः ये ब्रिक बी से कौन करेगा, ये करेगा आपका ब्राजील, पुनः ब्राजील, उसके बाद रसिया, फिर इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ऐसे चीजें चलती हैं। क्या चीजें यहाँ पे बोली जा रही हैं एडिटोरियल में, वो चीजें जल्दी से देख लेते हैं। तो ब्रिक की मीटिंग हुई यहाँ पे, जो यहाँ पे डिमांड कर रहा है क्या, मल्टीलेटरा फोरा का। तो ये फोरम जो है सिंगुलर शब्द है, फोरा प्लूरल शब्द हो जाता है। तो मल्टीलेटरम फोरम की बात करी जा रही है, यहाँ पे फोरा की बात करी जा रही है, जो कि आपको जानना इंपॉर्टेंट है। G20 की समिट होने वाली है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली भी यहाँ पे चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, यहाँ पे भी बातें उसकी चल रही हैं। साउथ अफ्रीका में 54 कंट्री हैं, जो कि ग्लोबल साउथ एक टर्म निकाल के लाया है भारत यहाँ पे, और ये सारी चीजें काफी पॉपुलराइज भी हो चुकी हैं। अब यहाँ पे क्यों मैं ये सारी चीजें बोल रहा हूँ जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो G20 की समिट कहाँ पे होने वाली है, भारत में होने वाली है। अफ्रीका रीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सहेल रीजन है। ये रीजन कौन सा है, ये रीजन हम सबसे पहले देखेंगे बैकग्राउंड की डिटेलिंग जाकर के, तब जाकर के हम समझेंगे कि कौन सा रीजन की हम बात कर रहे हैं। तो यही सहेल वाला रीजन है, याद रखिएगा, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें सेनेगल, मॉरिसियाना, माली, बुर्किनो फासो, नाइजीरिया का, चाड, सूडान और इरिट्रिया, ये सब कंट्री आते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। यही सहेल वाला रीजन है। और सहारा वाला रीजन ये वाला रीजन हो जाता है। तो सहेल और सहारा का जो रीजन आपको दिखाया, आशा करते हैं चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे।
तो क्या चैलेंजेस निकल के आ रहा है यहाँ पे इस रीजन में, तो सहेल वाले रीजन में ही टारगेट कर रहा हूं मैं अभी, याद रखिएगा। तो वहां पे मिस गवर्नेंस चल रहा है, बहुत सारे चैलेंजेस निकल के आ रहे हैं। क्या, तो यहाँ पे अनप्लान्ड डेवलपमेंट हो रहा है, जो डेवलपमेंट जो विकास हो रहा है सही तरीके से प्रोजेक्ट और सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। तो डोमिनेंस यहाँ पे किस चीज़ की चल रही है, तो जो वहाँ की रूलिंग ट्राइब है उसकी डोमिनेंस चल रही है, जो वहाँ पे करप्शन चल रहा है, ये कहीं ना कहीं चीज़ों को और बर्बाद करता हुआ चल रहा है। इस्लामिक टेरर एक प्रकार से खतरा होता हुआ जा रहा है, इंटर ट्राइबल स्क्रिमेजेस चल रहा है, आपस में ही बहुत सारी लड़ाइयाँ चल रही हैं। चेंजिंग क्लाइमेट का भी इशू निकल के आ रहा है यहाँ पे। फूड इन्फ्लेशंस तो एकदम तीव्र गति से हाइक हो चुका है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अर्बनाइजेशंस भी होने की बात चल रही है, यूथ जो है बेरोजगार चल रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पे क्या चीजें निकल के आ रही हैं, सोशियो पॉलिटिकल फैब्रिक में कहीं ना कहीं तनाव निकल के आ रहा है। किस रीजन की बात कर रहे थे, सहेल वाले रीजन की बात कर रहे थे, जो आपके अफ्रीका में है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, देखिए कोई भी चीजें यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो क्लियर हो जाना चाहिए क्या चीजें हम बोल रहे हैं यहाँ पे। अब जो बात करी जा रही है मिलिट्री के इंटरवेंशन की, अगर पिछली दौर को देखें तो मिलिट्री के इंटरवेंशंस फ्रांस के द्वारा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा, रसिया के वैगनर ग्रुप को अगर रिसेंटली ले लिया जाए तो इनकी भी इंटरवेंशन इन्हीं रीजन में देखने को अब मिल रही है। बहुत पुराने समय से अगर बात करी जाए, नाइजीर कंट्री में फ्रांस और यूएस का दबदबा रहा है। अब रसिया ने यहाँ पे इनका जो ग्रुप है वैगनर ग्रुप, जिसके हेड प्रेगोजिन थे, यहाँ पे ये चला रहे थे प्राइवेट आर्मी अपनी, और ये यहाँ पे क्या चीजें इंटरवेंशंस करने की बातें बोल रहे हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे कीमत भी इंटरवेंशंस के लिए चुकानी पड़ती है। तो ये कुछ हद तक क्या कर रहे हैं, ये तो कोई डिक्टेटरशिप है जो तानाशाह है उसके पावर को प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। अब यहाँ पे देखिए कोई भी कंट्री तभी तो सपोर्ट कर रही है यहाँ पे क्योंकि वहां पे उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, लेकिन भारत इस प्रकार की चीजें नहीं करता है। यहाँ पे यूरेनियम है नाइजीर में, गोल्ड है सेंट्रल अफ्रीकन रीजन में, ऑयल है लीबिया में। इसी कारण ये जो बिग पावर है ना, वो बिग पावर सपोर्ट करती हुई नजर आती है किसको, जो भैया वहां पे बैठा हुआ है टोटलिटेरियन गवर्नमेंट जो वहां पे तानाशाह के रूप में चला रहा है, इसीलिए वहां पे सपोर्ट करना उनको बन जाता है। पिछले कुछ दशकों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो भी जनरल्स हैं, आर्मी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो बैक करते हुए नजर आए, चाहे इजिप्ट हो, बुर्किनो फासो हो, माली हो, और नाइजीर में तो भी रिसेंटली हम लोगों ने देखा किस प्रकार से आर्मी अपने ही गवर्नमेंट मोहम्मद बरगो को यहाँ पे उनके खिलाफ जाती हुई नजर आ रही है। तो क्या चीजें निकल के आ रही हैं यहाँ पे, जो फोर्सेज है ना लीबिया सूडान में, यहाँ पे वो टूटती हुई नजर आ रही हैं और सुप्रीमेसी के कगार पे चल रही है, यानी आर्मी विद्रोह कर रही है। सीधे सीधे बात काम शब्दों में यही कही जा रही है। मोस्ट मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की बात करी जा रही है इन कंट्री में, जो कि यहाँ पे क्या हो चुके हैं, ये वीक हो चुके हैं और ये डिफीटिंग द इस्लामिस्ट ट्राइबलिस्ट। तो ये जो भी उन देश की आर्मी है वो इस आईएसआई को और जो भी ट्राइबल वहाँ पे ग्रुप है, जो वहाँ पे रेडिकल ग्रुप है, उससे कहीं ना कहीं मुकाबला करने में कमजोर भी हो जा रही हैं। इकोनॉमिक कम्युनिटी की अगर बात करी जाए तो जो वेस्ट अफ्रीकन स्टेट हैं, जिसे हम इकोवास कहते हैं, इसका भी आपको बैकग्राउंड डिटेलिंग दे दूंगा, कई बार दिया हूं फिर भी आपको दे दूंगा क्योंकि न्यू टर्म है तो आपको 2-4 बार 5 बार तो रिवीजन मैं करा ही देता हूं। देखिए रिवीजन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आप भूल जाइएगा आपका सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि ये बैकबोन ऑफ योर स्टडी है, इसीलिए इसको आप छोड़ ही नहीं सकते। आप भले 2 पेज कम पढ़िए लेकिन रिवीजन 4 पेज का प्रॉपर करिए। तो इकोवास को याद रखिएगा, ये इकोवास क्या किया है, तो ये एक ऐसा ग्रुप है जो यहाँ पे ट्रेड ब्लॉक का कार्य करता है, साथ ही साथ पीस कीपिंग फोर्सेस भी अपने अंदर रखता है। तो नाइजीर की जो जुनता यानी यहाँ पे जो मिलिट्री कॉप है ना, अब उसको भी जुनता बोल रहे हैं ये एडिटर, तो यहाँ पे क्या चीजें निकल के आ रही है उसको डील करने की इकोवास बात बोल रहा है। वहीं पे ये इकोवास जो ब्लॉक है, जो ग्रुप बनाया गया है, वो तो ये बात बोल रहा है, लेकिन 2 मेंबर स्टेट क्या बोल रहे हैं, माली और बुर्किनो फासो, ये दोनों जो है मिलिट्री गवर्नमेंट है इन दोनों कंट्री में, ये यहाँ पे अपोज कर दिए हैं। तो भैया ये क्यों यहाँ पे सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इनकी भी तो मिलिट्री उसी से रोटी सीख रही है, मिलिट्री गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक सिस्टम तो है नहीं यहाँ पे बुर्किनो फासो और माली में। तो ये कहाँ यहाँ पे ऐसी चीजें, सूडान में कुछ इस प्रकार की ही चीजें चल रही हैं।
तो ये सपोर्ट करती हुई चीजें नहीं निकल के आ रही हैं। अच्छा, इंटरनेशनल सपोर्ट क्या क्या यहाँ पे मिल रहा है? यहाँ पे अगर हम इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल सपोर्ट की बात करें तो क्या क्या निकल के मिल रहा है? तो चाइना यहाँ पे इंटेलिजेंस तो दिखाएगा ही, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मिनरल्स हैं, ऑयल हैं और बहुत सारे रिसोर्सेज यहाँ पे पाए जा रहे हैं। साथ ही साथ ट्रेड का स्कोप भी निकल के आ रहा है। तो चाइना अपना इन्वेस्टमेंट अफ्रीका में लार्जेस्ट नंबर पे कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, ट्रेडिंग पार्टनर है, लेकिन इसकी इकोनॉमी भी स्लो डाउन चल रही है। आज के डेट की अगर बात करें तो काफी मजेदार चीजें हैं ये। इसकी जो इकोनॉमी है ना वो अभी स्लो डाउन चल रही है। लेकिन क्या बात है, क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जो यहाँ पे अफ्रीका की कमोडिटी है, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हैं, ये क्या रेज की हैं, तो ये अफ्रीका में ही जाकर के इनकी इन्वेस्टमेंट हुई है और ये अनसस्टेनेबल लेवल पे कहीं ना कहीं डेप्ट क्राइसिस में अफ्रीकन नेशंस को भी चाइना फंसाता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अनसस्टेनेबल लेवल तक चीजें पहुंच चुकी हैं। आपको पता ही होगा, जहां चाइना जाता है वहां लोन सबसे पहले आपको देना चाहेगा। क्यों? तो लोन ही तो एक ऐसा कारण है जहां से आप एक बॉन्डिंग में बच जाएंगे। उससे आप लोन ले लेंगे, इंटरेस्ट चुकाइए, आपको इतना लोन दे देगा, इतना लोन दे देगा, इतना लोन दे देगा कि आप इंटरेस्ट तक भरने में असक्षम रहेंगे। अगर आप एक वीक इकोनॉमिक कंट्री हैं, लिस्ट डेवलप्ड कंट्री हैं, तो ये चीजें याद रखिएगा। इसी तरीके से तो श्रीलंका में चीजें हुई हैं, इसी तरीके से अफ्रीका में चीजें हो रही हैं। जितनी कंट्री के साथ इसकी चीजें चल रही हैं वो इसी प्रकार से चीजें चलती हैं। किसी भी प्रकार से आपके साथ ये बैलेंस टाइप से बार्गेनिंग नहीं करता है, डीलिंग नहीं करता है, एग्रीमेंट नहीं करता है। इकोवास की बैकग्राउंड डिटेलिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। यह एक इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट की रीजनल पॉलिटिकल, तो ये इकोनॉमिक फोरम जो है 15 कंट्री की, इसके अंदर 15 कंट्री हैं, लेकिन कुछ कंट्री को यहाँ पे बाइकआउट किया गया है, इसमें से निकाला गया है, इसी चलते कि ये लोग डेमोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आर्मी को यहाँ पे लेकर के आए हैं। तो यहाँ पे कलेक्टिवली ये कंट्री कार्य करेगी, याद रखिएगा। तो लगभग इतने बड़े एरिया में जो आपको वेस्ट वाला रीजन सहारा का दिखाया, उसी कंट्री की बात कर रहे हैं। तो इसका गोल क्या है, तो कलेक्टिव सेल्फ सफिशिएंसी, यानी यही जितने कंट्री हैं मिलके वहां पे कोई इश्यू निकल के आएगा तो उसको डील करने के लिए सक्षम बनेगी। तो सिंगल लार्ज ट्रेड ब्लॉक भी है और यहाँ पे पीस कीपिंग फोर्स भी रखा है। 28 मई 1975 को इसकी स्थापना हो जाती है। ट्रीटी ऑफ लगोस के अंतर्गत साइन होता है ये चिट्ठी। तो याद रखिएगा, ये डेट याद रखिएगा। पीस कीपिंग फोर्स भी है, ट्रेड ब्लॉक भी है। ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाता है यूपीएससी में कि इकोवास एक ट्रेड ब्लॉक है, पीस कीपिंग फोर्स नहीं रखता, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ज्वाइंट मिलिट्री फोर्सेस इंटरवीन करने के लिए नाइजीर में ही यही फोर्स अब भेजने की बात कर रहा है। माली की बात कर रहे हैं, गुनिया, बुर्किनो फासो और नाइजीर अभी रिसेंटली सस्पेंड कर दिया गया है इकोवास से। ये बैकग्राउंड डिटेलिंग थी, आशा करते हैं चीजें क्लियर हो गई होंगी। रसिया, यहाँ पे अब रसिया का अगर रोल देखा जाए तो ये वैगनर ग्रुप जो अभी अफ्रीका में जाने वाली है, यहाँ पे उसकी सिक्योरिटी की बात बोली जा रही है। किस प्रकार से यहाँ पे मिलिटिया की म्यूटनी अगेंस्ट क्रेमलिन जो चली थी, किस ग्रुप की, वैगनर ग्रुप ने रसिया के खिलाफ ही स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू ले लिया था। तो प्रिगोजिन यहाँ पे रसिया के खिलाफ ही चले गए थे, लेकिन अब अफ्रीका के तरफ मुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे इनके चीफ की जो बात करी जा रही है वो डेथ हो गई है। कितने लोग मरे हैं ये अभी तक क्लेम नहीं किया गया है। कौन कौन लोग मरे हैं ये भी अभी तक क्लेम नहीं किया गया है। वो चीजें क्लियर नहीं है, वो चीजें आएंगी। तो याद रखिएगा, ये न्यू ऐसी इंसिडेंट है जो आपको यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। तो रसिया यहाँ पे क्या चीजें निकल के आ रहा है, वेस्टर्न इकोनॉमिक बहुत सारा इसके ऊपर सैंक्शन लगा दिया, जैसे कि जर्मनी, जैसे कि यूएसए, जैसे कि कनाडा, फ्रांस, ये सब कंट्री इस पे सैंक्शंस लगा दी। और जो रसिया से ऑयल जाती थी वो भी रुक गई। इसीलिए ऑयल रुकी तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सीधे यूरोप नहीं जा करके ये चीजें आ रही हैं इंडिया में, चाइना में, और इंडिया से जा रही हैं यूरोप में और अमेरिका में भी चीजें जा रही हैं। तो ये दूसरे तरीके से चीजें हो रही हैं, लेकिन हो तो रही ही हैं। दूसरी तरफ क्या चीजें चल रही हैं, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, जो यहाँ पे कॉलोनियल पावर यहाँ पे थे इनके, और ये क्या चीजें, यूनाइटेड स्टेट यहाँ पे कई सारी चीजों में यहाँ पे इनका उपयोग करता हुआ नजर आ रहा है, इनके रिसोर्स का दोहन करता हुआ नजर आ रहा है।
वहीं पे यूरोप के मेन कंसर्न की बात करें तो यहाँ पे इसका कंसर्न यहाँ पे क्या है, अफ्रीका में यूरोप का कंसर्न अलग है क्या। तो ये कहीं ना कहीं कह रहा है कि जो इलीगल माइग्रेशन चल रही है अफ्रीका के छोर से वो रुकनी चाहिए, ये यूरोप का कंसर्न है। 15वां ब्रिक्स समिट अभी साउथ अफ्रीका में चल रही है, जो 23 से 24 अगस्त तक चीजें चलनी हैं ब्रिक्स। और यहाँ पे क्या चीजें निकल के आ रही हैं, तो यहाँ पे भारत में भी 18वां G20 समिट होस्ट होगी। इसमें बहुत सारे इश्यू को निकाल कर लाया जाएगा, ग्लोबल साउथ का भी बात वहां पे चलेगा, वो सारी चीजें फोकस करी जाएंगी। इंडिया का क्या पोजीशन है अगर बात करी जाए, देखिए इंपॉर्टेंट चीजें तो सारी हो जाती हैं, इसलिए सारी डिटेलिंग भी यहाँ पर लेकर के ही आता हूँ। तो इंडिया की क्या पोजीशंस है अफ्रीका में, बात करी जा रही है डीप, डाइवर्स, हार्मोनियस यानी पीसफुल तरीके से भारत कहीं भी जाता है तो इन्वेस्टमेंट करता है, और एक अगर इन्वेस्ट करता है दूसरा जगह पे अगर इन्वेस्ट करता है तो दोनों के बीच में बैलेंस बना रहता है, किसी का एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता है। तो यही इंडिया की खासियत है, पहचान है। महात्मा गांधी के समय से ही यहाँ पे चीजें जुड़ी हुई हैं। अगर मॉडर्न एज की हम बात करें तो सत्याग्रह यहाँ से शुरू हुआ और अपार्थाइड मूवमेंट शुरू हुआ। पीस कीपिंग रोल इंडिया का, यूएन का यहाँ पे बहुत सारा निकल के आता है। वहीं पे ट्रेड ब्लॉक की बात करी जाए इंडिया की, तो इंडिया अफ्रीका ट्रेड भी यहाँ पे 98 बिलियन 22-23 तक चीजें निकल के आई हैं। बहुत सारे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट भी हुआ है, एजुकेशन, हेल्थ केयर, टेलीकॉम, आईटी फील्ड और टेक्नोलॉजी फील्ड, एग्रीकल्चर फील्ड। इंडिया जो है 5वां यहाँ पे अफ्रीका में लार्जेस्ट इन्वेस्टर है, जो कि आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे भारतीय भी यहाँ पर जाकर के रहते हैं, सेंचुरी से ये चीजें चल रही हैं। क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो निकल के आ रही हैं नेक्स्ट यहाँ पे, तो इंडिया को यहाँ पे इस प्रकार से डिलीवर करना चाहिए अपने सर्विसेज को, अपने प्रोडक्ट को, कि यहाँ पे स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट सही प्रकार से हो, यहाँ पे पीस कीपिंग चीजें बनी रहे, सोशल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस डेवलप चीजें हो, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हो, एक्सप्लॉयटेशंस नहीं होनी चाहिए। तो ये चीजों पे फोकस करने की बातें बोली जा रही हैं। और क्या क्या डिलीवर हम कर सकते हैं, तो जैसे कि बात करी जा रही है जैम, जनधन आधार मोबाइल वाला सिस्टम हम वहाँ पे दे सकते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हम वहाँ पे चीज़ें अप्लाई करवा सकते हैं, यूनिफाइड पेमेंट ट्रांसफर इंटरफेस ये सब चीज़ें दे सकते हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम दे सकते हैं। भारत के पास ये सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पे प्रदान कर सकता है और काफ़ी हद तक ये चीज़ें कार्य भी करेंगी। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हमारा सबसे ज़्यादा टारगेट ये होना चाहिए कि हमारा लेस एक्सप्लॉयटेटिव अल्टरनेटिव होना चाहिए। न्यू दिल्ली का हमेशा से इंडिया अफ्रीका इकोसिस्टम में एक उदाहरण रहा है और 21वीं सेंचुरी में तो और अच्छा चीजें बनने की उम्मीद नजर आ रही है। मुरमास्क की बात करी जाए, ये यहाँ पे कहाँ पे है मुरमास्क, तो अगर मुरमास्क की बात करें तो यहाँ पे जो कैपिटल आर्कटिक चीजें निकल के आ रही है, क्या जो आपका आर्कटिक ओशियन है वहां पे चीजें निकल के आ रही हैं। ये क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको बता दें, ये न्यू एडिटोरियल है जो आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूं। ये इस एडिटोरियल में आपको क्या चीजें देखने को मिलेगा, तो आपको बता दें जो आर्कटिक का नॉर्थ सी है उसमें किस प्रकार से इंटरवेंशन हो रहा है, किसका कंट्री का क्या रोल है, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे यही चीजें रखिएगा, यहाँ पे जो आर्कटिक है, आर्कटिक उसके रोल को यहाँ पे देखा जा रहा है, सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे और इंडिया का उसमें क्या रोल है, यही सारी चीजें यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए ये भी आर्टिकल शुरू करते हैं और देखते हैं। मुरमास्क जो है यहाँ पे आपको बताया आर्कटिक रीजन का कैपिटल भी माना जाता है, तो बहुत पहले समय से यहाँ पे इसकी डेवलपमेंट चल रही है। एनएसआर क्या है, तो नॉर्दर्न सी रूट, ये सारी बैकग्राउंड डिटेलिंग आपको दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले नॉर्दर्न सी रूट की बात करी जा रही है, तो यहाँ पे चेन्नई से लेके यहाँ पे व्लादिवोस्तोक तक, जो कि आप देखे हैं यहाँ तक चीजें जाती हैं, तो डिस्टेंस कम हो जाता है आपका अगर बात करी जा रही है तो आर्कटिक ओशियन में जाने के लिए हमारे पास ये बेरिंग स्ट्रेट होता है, हम यहाँ पे सीधे पहुंच जाते हैं। नहीं तो ऐसे अगर जाएंगे तो डिस्टेंस काफी हद तक बढ़ जाता है। तो ये डिस्टेंस शॉर्ट है, जिसके कारण ये हमारे लिए ऑप्ट भी पॉसिबल है, हमारे लिए बहुत हद तक सही भी हो जाता है। अब यहाँ पे इंडिया के पास अगर बात करी जाए 35% ऑफ 8 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो यहाँ पे हैंडल किया जाता है।
इसी पोर्ट से। तो मुरमास्क पोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है, रसिया का पोर्ट है जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये 2000 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ मॉस्को है ये पोर्ट। तो इस प्रकार से ये पोर्ट कितनी इंपॉर्टेंस है आप समझ सकते हैं, क्योंकि इंडिया का 35% ऑफ 8 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो हैंडल होता है इसी पोर्ट के अंतर्गत। तो मुरमास्क पोर्ट याद रखिएगा, काफी न्यूज में आ चुका है। क्यों, क्या यहाँ पे सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है? तो जो वल्नरेबिलिटी है आर्कटिक में, यानी आर्कटिक की चीजें किस प्रकार से बदल रही हैं, क्लाइमेट चीजें किस प्रकार से बदल रही हैं, वो सब चीजें भी जानने की जरूरत है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरत है, क्या यहाँ पे मिनरल है, क्या यहाँ पे रिसोर्सेज हैं, वाटर की सिक्योरिटी के भी पॉइंट सबसे, और सस्टेनेबल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए कोई भी रिसोर्सेज अगर कहीं भी है तो वहाँ पे कंट्री का, उसी कंट्री का रोल होगा जो कंट्री वहां पे जाकर के इंटरवेंशन कर रही हैं और वहां पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए प्रयास भी कर रही हैं। तो ये इंडिया का भी इसमें रोल अहम हो जाता है। क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं यहाँ पे? तो लार्जेस्ट अनएक्सप्लोर्ड प्रोस्पेक्टिव है यहाँ पे। तो जो आर्कटिक रीजन है ना, ज्यादा एक्सप्लोर किया नहीं गया है। इवन मैं ये भी कहूंगा जो अपनी अर्थ है उसको भी बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया है। अपनी अर्थ में भी बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें हैं जो अभी मानव जानता ही नहीं है। तो ये सारी चीजें जो खूबियां बची हुई हैं, हाइड्रोकार्बन है वहां पे पृथ्वी में, कहाँ पे? आर्कटिक वाले रीजन में बोली जा रही है। तो ये 40% ऑफ द करेंट ग्लोबल रिजर्व ऑफ ऑयल, गैस, ये सब चीजें हैं, कोल, जिंक, सिल्वर, कहाँ पर? आर्कटिक में पाई जाती हैं। तो यही आर्कटिक की बातें बोली जा रही हैं जो आपको पता होना चाहिए। इंडिया की इंगेजमेंट की बात करी जा रही है आर्कटिक वाले रीजन में, तो क्या यहाँ पे चीजें निकल के आ रही हैं? इंडिया यहाँ पे ट्रेस कर सकता है, और जो साइनिंग है बहुत पहले से ही यहाँ पे चीजें हम लोगों की चल रही हैं। तो सबलबोर्ड ट्रीटी है, ये बोर्ड ट्रीटी फरवरी 1920 में हुई पेरिस के अंतर्गत, और यहाँ पे इंडिया जो है इसी का साइंटिफिक स्टडी करने के लिए चीजें साइन होती हैं। तो इंडिया का भी वहाँ पे क्या क्या है, इंडिया का कितना वहाँ पे स्टेशन है आर्कटिक में? तो यहाँ पे 3 स्टेशन है, तीनों का नाम आप कमेंट सेक्शंस में लिख सकते हैं। एक का नाम हम बता दे रहे हैं हिमाद्री, दूसरे का नाम दक्षिण गंगा, तीसरे का नाम तो आप बताइए। चलिए यहाँ पे अगर बात करी जा रही है एटमॉस्फेयर की, इसकी रीडिंग होगी, बायोलॉजिकल, मरीन, हाइड्रोलॉजी, जल की जो ग्लेशियल है वहाँ पे ग्लेशियर, उसकी जो रीडिंग होगी, रिसर्च स्टेशंस बनाए गए हैं वहाँ पे। तो ये सारी चीजें चलेंगी। अच्छा, हिमाद्री किस जोन में है? तो सबलबोर्ड न्यू अल्सोंड वाले रीजन में 2008 में इसकी स्थापना हुई है। अमेरिका का भी है यहाँ पे, यूएसए का भी है, रसिया का भी है, इन सब कंट्री का भी यहाँ पे चीजें हैं। 13 एक्सपेडिशंस इस लास्ट ईयर की बात करी जा रही है, तो भारत यहाँ पे सक्सेसफुली किया है, जो कि आपको पता होना चाहिए। आर्कटिक काउंसिल यहाँ पे चीजें आ रही हैं, इसी के अंतर्गत जो स्टेट आते हैं आर्कटिक काउंसिल के अंतर्गत। तो यहाँ पे चाइना का यहाँ पे क्या है आर्कटिक काउंसिल में? ऑब्जर्वर का स्टेटस है, जो कि इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ पे आर्कटिक काउंसिल की भी डिटेलिंग हम यहाँ पे देखेंगे, जो आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। घबराइएगा नहीं, अभी आपको दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे NSR क्या है और इसका रोल क्या है वो अब देखा जाएगा। तो नॉर्थ सी रूट पहले देख लिया जाए। तो ये ही नॉर्थ सी रूट है जो आपको यहाँ पे मैं बोल रहा हूं। तो भारत यहाँ से निकलेगा और इसी रूट से ही निकलता हुआ यहाँ से चला जाएगा। तो ये नॉर्थ सी रूट है जो आपको देखने को मिल रहा है। ये तो ये 13,000 किलोमीटर के आसपास बेरिंग स्टेट ये रहा, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये नॉर्मल रूट था जो कि इधर से आपको जाना पड़ता था, और यहाँ से ऐसे होते हुए आपको बताया ना कितना लंबा डिस्टेंस कवर होता था। लेकिन ये डिस्टेंस काफ़ी छोटा हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन और आसानी से हो जाएगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रिसर्च, इन सब फील्ड में बहुत ईजीनेस हो जाएगा, जिसके कारण क्लाइमेट चेंज में और ज़्यादा आसानी और जल्दीबाजी हम और अच्छे तरीके से अपनी रीडिंग को, रिसर्च को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये कंट्री जो यहाँ पे शॉर्टेस्ट शिपिंग रूट लेकर के आई है, जिसे NSR बोला गया है, याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ट्रांसपोर्टेशन की डिस्टेंसेस यहाँ पे कम करती हुई नजर आ रही है, लगभग 5600 किलोमीटर के आसपास। यहाँ पे क्या क्या सी हैं?
तो जो कारा सी है कारा स्टेट के पास, और ये बेरिंग स्टेट है ये प्रोविडेनिया बे के पास। ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको अभी दिखाया। इसी बेरिंग स्टेट की बात करी जा रही है, कारा सी की यहाँ पे है उसकी बात करी जा रही है। तो यहाँ पे क्या चीजें निकल के आ रही हैं जो इंपॉर्टेंट है, तो डिस्टेंस मेनली जो है कम हो जाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाएगा, यही चीजें यहाँ पे बताई जा रही हैं। ग्रोथ रेट यहाँ पे बात करी जा रही है 73% की, यहाँ पे चीजें निकल के आएंगी। जो रूट है नॉर्थ वाला ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस अपनी रखता है। इंडिया के पोजीशंस की अगर हम बात करते हैं तो क्यों, क्योंकि डिस्टेंस कवर करेगा तो इंडिया का इंटरवेंशंस भी यहाँ पे चलता हुआ, ट्रेड भी चलता हुआ नजर आएगा, ट्रांसपोर्टेशन चलता हुआ नजर आएगा। तो ये चीजें आपको बताई दिया किस प्रकार से यहाँ पे आर्कटिक में चीजें चल रही हैं। अब यहाँ पे क्या चीजें निकल के आ रही हैं जो, तो यहाँ पे तीसरी इंपॉर्टेंट चीजें क्या निकल के आ रही हैं, चेन्नई व्लादिवोस्टोक मैरीटाइम कॉरिडोर। तो इसी प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो ये कहीं ना कहीं साइनिंग ऑफ मेमोरेंडम है दो कंट्री के बीच में। तो इंपॉर्टेंट है सितंबर 2019 में यहाँ पे रसिया और इंडिया के अंतर्गत चीजें हुई थी, किस प्रकार से ट्रेड को लेकर के आगे जाया जाए। 10,500 किलोमीटर सीबीएमसी, यानी यही सीबीएमसी की हम बात कर रहे हैं, चेन्नई व्लादिवोस्टोक मैरीटाइम कॉरिडोर की। तो ये सी आप जापान तक, साउथ चाइना सी तक, मलाक्का स्टेट तक, इसको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट को 12 दिन में कवर करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डिस्टेंस कवर कर देगा। तो एक्सपर्ट, चौथा जो ऑप्शन है एक्सपर्ट क्या बोलना है यहाँ पे, चाइना रसिया ऑलरेडी इंटरवेंशंस कर चुके हैं यहाँ पे कलेक्टिवली, तो इंडिया को भी इन्फ्लुएंस बढ़ाने की जरूरत है, जो आपको चीजें मैं पहले बता रहा था। तो यही सारी चीजें हैं जो आपको इंपॉर्टेंट बता दिया। 4 इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई गई यहाँ पे। तो पहला यहाँ पे 73% के आसपास यहाँ पे ट्रैफिक कार्गो ग्रोथ निकल के आ रहा है। सेकंड यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे चल रहा है, जियोग्राफिकल पोजीशंस इंडिया की बढ़ रही है। ये सारी डिटेलिंग आपको दे दिया। आशा करते हैं चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आर्कटिक काउंसिल जो अभी बता रहा था उसकी बैकग्राउंड डिटेलिंग भी देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं। तो आर्कटिक काउंसिल एक हाईली इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, याद रखिएगा, जो एड्रेस करता है यहाँ पे आर्कटिक गवर्नमेंट के अंतर्गत जो भी इश्यू निकल के आती है। और इसमें कौन कौन होते हैं, तो इंडिजिनस पीपुल ऑफ आर्कटिक और अदर पीपुल ऑफ आर्कटिक भी होते हैं, ये चीजें याद रखिएगा। दूसरी चीजें 8 कंट्री यहाँ पे आती हैं जो ये सॉवरेनिटी इस लैंड पे अपना क्लेम करती हैं। तो आर्कटिक सर्किल के अंतर्गत 8 कंट्रीज आ रही हैं यहाँ पे, और कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रसिया, स्वीडन और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये कंट्री आ रही हैं। आर्कटिक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी जो साइन किया गया था 1991 में AEPS, लेकिन इसको फॉर्मेशंस की बात करी जा रही है तो 19 सितंबर 1996 को होता है। हेडक्वार्टर इसकी ट्रोम्सो नॉर्वे में है, 2012 में बनाया गया था। इंडिया, चाइना, इटली, जापान, सिंगापुर, साउथ कोरिया 2013 में ऑब्जर्वर का स्टेटस मिलता है। ये किस चीज को टारगेट करता है, किस क्या इसका फोकस एरिया है, तो ये प्रमोट करेगा कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और इंटरेक्शन जो भी आर्कटिक स्टेट हैं, और इन्वॉल्वमेंट ऑफ आर्कटिक की बात करी जा रही है। तो जो इंडिजिनस कम्युनिटी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे लाया जाए, इन्वायरमेंटल को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, यही चीजें फोकस करेगा। मोदी और जी इन दोनों की मीटिंग हुई है यहाँ पे, साइड लाइन ऑफ द ब्रिक्स, तो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बातें बोली जा रही हैं। तो अगर ये भारत है अपना, तो ये वाला जो पार्ट है अक्साई चीन जो कि अपना पार्ट है, यही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, लाइन ऑफ एक्चुअल। जो LOC है वो पाकिस्तान के अंदर है, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये चीजें याद रखिएगा, बेसिक चीजें हैं। ब्रिक समिट यहाँ पे चीजें चल रही हैं। ब्रिक समिट में क्या चीजें निकल के आ रही हैं, जो अभी आपको पहले मैं बताया, यहाँ पे चीजें निकल के आ रही हैं। 6 कंट्री को यहाँ पे ऐड करने की बातें चलाई जा रही हैं। देखते हैं कितनी जल्दी, कितनी शीघ्रता से किस समिट में वो 6 कंट्री ऐड हो जाती हैं। वो 6 कंट्री की भी आपको चीजें दी जाएंगी जो कि बातें बोली जा रही हैं। यहाँ पे बात करी जा रही है कि नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे होनी चाहिए, और यहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे पीसफुल तरीके से चीजें होनी चाहिए। बहुत ही डेडली न्यूज निकल के आ रही है यहाँ पे कि बहुत सारे जो बी कीपर्स हैं वो रोड पे आ गए हैं। कहाँ पे बात करी जा रही है, तो मुगला, याद रखिएगा, काफी न्यूज में चल रहा है, क्वेश्चंस यहाँ से बन सकता है, तो याद रखिएगा। मुगला बी कीपिंग ये कहाँ पे है, तो बैराम माउंटेन
डलामन तुर्की में ये चीजें हैं। यहाँ पे क्या था, तो ये एक हब था बी कीपिंग का। तो यहाँ पे 30 टन ऑफ द पाइन भी यहाँ पे निकलता था। लेकिन अभी रिसेंटली बात करी जा रही है आग की वजह से यहाँ पे तो फायर लगी, जिसके कारण बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने घर को छोड़ के डिस्प्लेस भी हो गए, बहुत सारे जीव जंतु जल के राख भी हो गए। तो यहाँ पे 5000 से 7000 टन ही निकलेगा। इतनी बड़ी डिक्लाइन निकल के आ रही है बी में। तो बी अगर पृथ्वी से नहीं रहे तो एल्बर्ट आइंस्टीन कहेंगे पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। इन्होंने ऐसा बात बोला था। तो यहाँ पे बी की पॉपुलेशन इस रीजन में कम हो गई है, ऐसा बात बोला जा रहा है यहाँ पे कि 30 साल लगेंगे इस चीज को रीस्टोर करने के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है, याद रखिएगा। इसीलिए मैं इसको इतनी डिटेलिंग में यहाँ पे आपको समझा रहा हूं। अब जो चीजें निकल के आ रही हैं आपको अभी पहले बताया हूं, लेकिन यहाँ पे जो 6 नेशनल अवार्ड RRR राइजरो रिवॉल्ट ये चीजें जीती है। अब गंगूबाई काठियावाड़ी ने 5 रिवॉर्ड यहाँ पे जीता है। सरदार उधम सिंह को यहाँ पे हॉनर फॉर द बेस्ट हिंदी फिल्म मिला है, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। नरगिस दस्त अवार्ड द कश्मीरी फाइल को मिला हुआ है। अल्लू अर्जुन, आलिया भट्ट, कीर्ति सेनन को यहाँ पे एक्कोलेट दिया गया है, यानी पुरस्कार दिया गया है। अब जल्दी से देख लेते हैं। 69 है, 2021 में प्रेजेंट किया गया, जो कि पहले बता चुका हूं। यहाँ पे क्या चीजें निकलनी है। बेस्ट डायरेक्टर्स किसको मिला है, निखिल महाजन को गोदावरी के लिए मिला है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर पंकज त्रिपाठी को मिमी के लिए मिला है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फीमेल में पल्लवी जोशी कश्मीर फाइल के लिए मिला है। नरगिस दत्त अवार्ड कश्मीरी फाइल को मिला हुआ है। बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इशू यहाँ पे अनुनाद द रिजोनेंस मिला है। इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू फिल्म डायरेक्टर तो विष्णु मोहन यहाँ पे मेपादिया को मिला है। बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट भविन राबरी फॉर लास्ट फिल्म शो मिला है। यहाँ पे स्पेशल जूरी अवार्ड विष्णुवर्धन शेरशाह को मिला है। अब 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद तो रखनी ही है, इसको भूल नहीं सकते। तो अवार्ड फॉर द बेस्ट पॉपुलर फिल्म यहाँ पे RRR को मिला हुआ है। बेस्ट एक्टर बेस्ट यहाँ पे 2 लोगों को मिला है, याद रखिएगा, जिनका नाम आलिया भट्ट और काठियावाड़ी। ये दोनों पिक्चर के लिए कीर्ति सेनन के लिए, और कीर्ति सेनन को और आलिया भट्ट को गंगूबाई के लिए मिला है। रॉकेटरी के लिए बेस्ट फीचर फिल्म यहाँ पे द नंबी इफेक्ट के लिए मिला हुआ है। बेस्ट एक्टर मेल में अल्लू अर्जुन पुष्पा द राइज झुकूंगा नहीं उसके लिए मिला है। तो ये सारी डिटेलिंग आपको दे दिया। आशा करते हैं चीजें क्लियर हो गई होंगी। रसिया जो है यूएस के रिपोर्टर का डिटेंशन एक्सटेंड कर दिया है। इनका नाम क्या है, तो याद रखिएगा इवान ग्रेशोस्की। यहाँ पे इनका डिटेंशन एक्सटेंड कर दिया। ये स्पाई कर रहे थे, ऐसा बात बोला जा रहा है। पाकिस्तान केबल कार जो ऑनर है उनको अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि पाकिस्तान ऐसी कंट्री है यहाँ पे जो यहाँ पे अपनी चीज़ों को सही प्रकार से रेगुलेट भी नहीं कर पाती है। अपनी चीज़ों को सही प्रकार से रेगुलेट नहीं करती है, तो यहाँ पे उसकी जो पब्लिक है वो इस प्रकार की प्रॉब्लम फेस करती है, जो कि आपको पता होना चाहिए। क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं, ये हिल एरिया था, यहाँ पे रोपवे लगा था, केबल कार लगा था। यहाँ पे केबल कार से लोग लटक गए, जिसके कारण यहाँ पे रेस्क्यू टीम इनको बचाकर लाती हुई नजर आ रही है। तो यही सारी चीज़ें हैं, काफ़ी न्यूज़ में थी। नॉर्वे जो है तीसरा कंट्री बन गया। यहाँ पे क्या करने वाला, तो F-16 फाइटर जेट यूक्रेन को देने वाला। देखिए सभी लोग जो भी वेस्ट की कंट्री हैं वे किसी न किसी प्रकार से सपोर्ट कर रही हैं, चाहे वेपन से, चाहे मॉनेटरी से, चाहे मोरालिटी से, चाहे किसी भी तरीके से। यहाँ पे सैंक्शंस हो गया, हर प्रकार से सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। किसको, यूक्रेन को। और रसिया, चाइना, ये जो है यहाँ पे सिचुएशंस इनका अलग हो गया। इस प्रकार से अगर बात करी जा रही है तो पहली कंट्री कौन थी, डेनमार्क थी। दूसरी कंट्री यहाँ पे नीदरलैंड थी, जो F-16 फाइटर यहाँ पे जिया। क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर डाल दिया। चलिए न्यूज और फैक्ट्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्रज्ञान जो अपना लूनर रोवर है यहाँ पे पहुंचा है और यहाँ पे वॉक करता हुआ भी नजर आ रहा है। तो आपको सारी डिटेलिंग इसकी दे दिया हूँ, फिर भी मैं यहाँ पे डाल दिया। मिसिंग राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, जो आरटीआई के पोर्टल पे चीजें कितने सारे पेंडिंग है, जो इन्फॉर्मेशन नहीं दिए गए हैं वो रिस्टोर होंगे आरटीआई के ऑनलाइन पोर्टल पे, याद रखिएगा। राजस्थान यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस को 2025 तक फ्री कर देगा, ये अनाउंस किया है। तो हेल्थ केयर सेक्टर में भी अशोक गहलोत साहब जो वहाँ के सीएम हैं वो
कर रहे हैं, एक्टिविटी दिखा रहे हैं। ब्रिक्स की मीटिंग हुई है, यहाँ पे 6 कंट्री को मिलाने की बात करी जा रही है, इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, साथ ही साथ इथियोपिया, अर्जेंटीना। तो सिग्निफिकेंट कंट्री हैं जो यहाँ पे अफ्रीका और साउथ अमेरिका की कंट्री यहाँ पे मिलाने की बात करी जा रही है। मैग्नस कार्लसन यहाँ पे चीजों को जीतते हुए नजर आ रहे हैं। जो चेस हुआ था प्रज्ञानंदन के साथ, यहाँ पे बहुत ही माइनर जीत कही जा रही है। तो ये चेस में इस प्रकार की चीजें होती रहती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि बहुत ज्यादा डिफरेंसेस दोनों में नहीं है। तो अजरबैजान में हुआ है वर्ल्ड कप टाइटल, उसकी कैपिटल क्या है? बाकू है, ये याद रखिएगा। चेस वर्ल्ड कप मैग्नस कार्लसन ये जीते हैं। साल्वीन एक रिवर है जो एशिया की रिवर है, काफी इंपॉर्टेंट। ये रिवर साउथ ईस्ट एशिया में बहती है, 3289 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है और फ्लो करती है फ्रॉम तिब्बतन प्लेट्यू साउथ टू द अंडमान सी। तो ये अंडमान सी तक निकल के आती है। अंडमान सी आपका कहाँ है? इंडिया में है, वहां से। तो ये चीजें निकल के आती हैं, वहां पे मिल जाती हैं। साल्वीन जो फ्लो होती है ये प्राइमरली अगर बात करी जाए साउथ वेस्ट चाइना, ईस्टर्न म्यांमार, यानी इन कंट्री चाइना, म्यांमार, थाईलैंड से होकर के गुजरती है। रिवर ये कई नामों से जानी भी जाती है। तो थाल्वीन बर्मा में जानी जाती है, नूजियांग चाइना में जानी जाती है। तो ये म्यांमार, थाईलैंड 3 कंट्री से होकर गुजर रही है, याद रखिएगा। लेकिन बेसिन की बात करी जाए तो बेसिन इसकी बड़ी हो जाती है। अच्छा, बेसिन और रिवर में क्या अंतर है? तो ये इसकी रिवर है, अगर फ्लो करने की डायरेक्शंस ये हो गई तो। लेकिन बेसिन क्या हो गई? कोई रिवर यहाँ से ज्वाइन कर रही है, कोई रिवर यहाँ से ज्वाइन कर रही है, कोई रिवर यहाँ से ज्वाइन कर रही है, यहाँ से ज्वाइन कर रही है, यहाँ से ज्वाइन कर रही है। तो भाई साहब यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी बेसिन हो गई, क्योंकि ये एरिया कवर किया गया है। तो ये बेसिन एरिया है, रिवर ये एरिया हो गया। साल्वान ओरिजिनेट कहाँ से होती है? तो ये टंगुला माउंटेन से, सेंट्रल तिब्बतन प्लेट्यू से। और इसका माउथ कहाँ, यानी कहाँ जाकर मिल जाती है? अंडमान सी में। चलिए मैप के द्वारा देख लेते हैं। तो ये आपका अंडमान सी है, यहाँ पर आकर के ये चीजें मिल गई हैं। साल्वीन रिवर को देख सकते हैं, इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, नूजियांग रिवर और मिनांग रिवर। ये आपका निकल रहा है कहाँ से? प्लेट्यू से निकल रहा है, जो कि आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना। आशा करते हैं चीजें क्लियर हो गई होंगी, जो भी चीजें आपको यहाँ पे बताया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।